हेलो एवरीवन, गूगल फॉर्म क्विज सबमिट करने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। फ्रॉम द चैप्टर ब्रीद इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसी के 15 क्वेश्चंस को मैं आज डिस्कस कराऊंगी। इन क्वेश्चंस को मैंने पहले ही गूगल फॉर्म में क्विज की तरह दे दिया था ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा गलती कर रहे हो, ताकि उसको मैं अच्छे से बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। बेसिकली इट वॉज अ सरप्राइज टेस्ट फॉर यू ऑल। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे 43 सब्सक्राइबर्स ही हैं अभी। बट मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया था कि चलो 20 भी नहीं, कम से कम 10 लोग ये क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे। बट आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड। मैं कई बार वीडियो को अपलोड की, उसमें फुल एफर्ट दिया था, मैंने फॉर्म बनाया, लिंक को क्लिकेबल किया था। शॉर्ट्स में लिंक क्लिकेबल नहीं था तो उस नया वीडियो बना करके उसको क्लिकेबल बनाया, फिर वीडियोज़ अपलोड किए, रिमाइंडर दिए। बट यार सच बताऊँ तो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने क्विज़ अटेम्प्ट किया। लेकिन मैं इसे फेलियर नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक स्टार्ट है, एक ऑनेस्ट बिगनिंग है। शायद अभी बहुत स्मॉल फैमिली है हमारी। तो पहला पोजीशन जाता है अनीश को। कॉन्ग्रेचुलेशन अनीश, आपने स्कोर किया है 45 मार्क्स आउट ऑफ 60 विथ नेगेटिव मार्क इंक्लूड करके। आपका रॉ स्कोर 48 था, आफ्टर इंक्लूडिंग द नेगेटिव मार्किंग इट इज़ ओवरऑल 45। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अनीश एंड थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस क्विज। एंड दूसरे नंबर पे है हमारे अंश चौरसिया। अंश, आपने 20 स्कोर किया है आउट ऑफ 60। आपका रॉ स्कोर जो था 28 था, आफ्टर नेगेटिव मार्किंग यू हैव स्कोर 20 विच इज़ नॉट लेस। ओके, don't get disheartened from this. So congratulations to both Anish and Ansh. Thank you for participating in this quiz. क्वेश्चन नंबर 1 का असर्शन दिया दैट लैरिंग्स इज कॉल्ड साउंड बॉक्स एज इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है और लैरिंग्स जो है उसको हम लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए लैरिंग्स हेल्प करता है। रीज़न दिया दैट लैरिंग्स आर नॉट सपोर्टेड बाई कार्टिलेजिनस रिंग। तो रीज़न बिल्कुल गलत है, क्योंकि लैरिंग्स आर सपोर्टेड बाई कार्टिलेजिनस रिंग्स। भले ही लैरिंग्स के अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन इनमें कार्टिलेज का रिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ नॉट लिखा है इसलिए रीज़न गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया है ट्रैकिया, primary, secondary and tertiary bronchi are supported by incomplete cartilaginous rings which is also known as the C-shaped cartilaginous rings। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ट्रैकिया जो कि हमारे थोरैक्स के लेवल पर आकर के मिड थोरैसिक लेवल पे जो डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई एंड देन द इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती हैं। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न दिया दैट दिस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मेक द वॉल नॉन कोलैप्सिबल। क्यों प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि ये जो रिंग्स है कार्टिलेज की, ये वॉल को, उनके वॉल को कोलैप्स करने से बचाती है, ताकि जब सांस ले तो ये धस न जाए, ठप न हो जाए। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया दैट एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो असर्शन ट्रू है, क्योंकि एल्वुलाई जो कि हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से बनती हैं, इनमें क्या होता है, ये प्राइमरी साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। मतलब O2 का O2 अंदर आएगा EC के थ्रू एंड देन CO2 EC के थ्रू बाहर जाएगा फ्रॉम द बॉडी। तो प्राइमरी जो पहला जगह है, प्राइमरी साइट है गैस का एक्सचेंज का, तो वो कौन है? एल्वुलाई है। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न दिया था देयर आर फैक्टर्स इन आवर बॉडी विच आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वुलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वुलाई। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऐसे बहुत अच्छे फेवरेबल फैक्टर्स हैं जो कि क्या कराते हैं? डिफ्यूजन कराते हैं O2 का। कहाँ से? एल्वुलाई से टिश्यू के अंदर, और टिश्यू से एल्वुलाई के अंदर CO2 को डिफ्यूज कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है उसको लेना है अंदर और CO2 को फेंकना है टिश्यू से बाहर। तो ऐसे फैक्टर्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो इस सारे प्रोसेस को फेवर करता है। फॉर एग्जाम्पल पार्शियल प्रेशर हो गया, मेम्ब्रेन की थिकनेस, जो एल्वुलाई है उसका थिकनेस प्लस द एंडोथेलियम का थिकनेस सब मिला करके लेस देन 1 मिलीमीटर होता है। इतना पतला मेम्ब्रेन है तो अच्छे से डिफ्यूजन होगा। फर्दर सॉल्युबिलिटी CO2 को 20 to 25 टाइम्स मोर होती है देन ऑक्सीजन। ये सारे फैक्टर्स फेवर करते हैं कि इस तरह से डिफ्यूजन हो, O2 का शरीर के अंदर आए एंड CO2 जो है वो टिश्यू से एल्वुलाई के थ्रू बाहर निकल जाए।
तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एक दूसरे को, क्योंकि असर्शन में एल्वेलाई आर प्राइमरी साइट्स बताया है एंड रीजन में फैक्टर्स के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया है दैट द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर विच इज़ एन एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। तो एयर टाइट चैम्बर क्या होता है? ऐसा चैम्बर जिसमें हवा नहीं आए, एयर से वो टाइट रहे, उसके अंदर हवा बिल्कुल भी ना आए। जैसे हम लोग घर में एयर टाइट कंटेनर्स यूज़ करते हैं बिस्किट, सीरियल्स, अपने दाल वगैरह रखने के लिए, तो इसके अंदर हवा नहीं आता है जिससे ये ख़राब नहीं होते हैं। उसी तरह से जो लंग्स है वो भी एक थोरैसिक चैम्बर, थोरैक्स जहाँ पे हमारे थोरैक्स के बोन्स प्रेजेंट है, रिब्स है, स्टर्नम है, इस तरह से ये पैक हो जाता है जिसमें हवा नहीं जाती है। इस तरह का अरेंजमेंट, सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो रीज़न ट्रू है और रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को कि क्यों लंग्स जो है सिचुएटेड होते हैं इस तरह के एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर में, क्योंकि लंग्स जो है वो खुद से डायरेक्टली अपने वॉल्यूम को, पल्मोनरी मतलब लंग्स से रिलेटेड वर्ड यूज़ करते हैं पल्मोनरी, तो ये जो लंग्स है इसमें ऐसे मसल्स होते ही नहीं कि डायरेक्टली अपने वॉल्यूम को बढ़ा सके। इस तरह का अरेंजमेंट जहाँ पे रिब्स इन्वॉल्व है, रिब्स के बीच में होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इस तरह का अरेंजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है जो क्या करता है इस पल्मोनरी वॉल्यूम को, इसका वॉल्यूम बढ़ाता है। तो इनडायरेक्टली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस ऑल थिंग्स, ना कि लंग्स डायरेक्ट अपने वॉल्यूम को, पल्मोनरी वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकता है। आप कितना भी चाहो कि हम सांस लेते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लंग्स वही क्या वही रहेगा। अगर ये सारा अरेंजमेंट इस तरह का एयर टाइट चैम्बर नहीं बनेगा तो आप नहीं ले पाओगे सांस। तो इस तरह का अरेंजमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to increase the pulmonary volume. The assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. इसलिए option number A will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 5 का assertion दिया है that the abdominal muscles are primarily involved in generating pressure gradient between the lungs and the atmosphere. तो असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स का रोल तो होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट को ये बना के रखे लंग्स और एटमॉस्फेयर में, लेकिन कब? जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन हमें करना है। जब प्राइमरली की बात हो रही है तो यहाँ पे प्राइमरली हमारे डायफ्राम, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है, उनकी प्राइमरली ज़रूरत होती है एक ग्रेडियंट को बनाने के लिए, ताकि जो हवा है वो अंदर से बाहर एंड देन बाहर से अंदर जा सके। तो असर्शन गलत है। रीज़न दिया दैट एब्डोमिनल मसल्स कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। समझे? यही मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल मसल्स का रोल कहाँ पे आता है? तब आता है जब हमें फोर्सफुल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन करना है, तो एब्डोमिनल मसल्स इंक्रीज करेगा उसके स्ट्रेंथ को, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के स्ट्रेंथ को। तो असर्शन गलत है, रीज़न सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं 15 में से, और 10 बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया है दैट इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बाहर से अंदर, लंग्स के अंदर हमें हवा भरना है, बाहर से अंदर, तो अच्छे से पता है हमें कि हाई से लो प्रेशर के थ्रू एयर का मूवमेंट होगा। तो बाहर का प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए और अंदर का प्रेशर लो होना चाहिए, तभी हम हाई से लो, बाहर से अंदर सांस को ले सकते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है लंग्स के अंदर, तो यही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर इंस्पिरेशन। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न दिया है दैट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अ डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये गलत है, बिल्कुल आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पल्मोनरी, देखो, वॉल्यूम एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। हमें अंदर का प्रेशर कम रखना है, मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया है यार कि डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अब अगर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज कर दियो तो प्रेशर बढ़ेगा, हमें तो प्रेशर कम रखना है ताकि हम हवा को अंदर ले सके, हाई से लो। तो रीज़न गलत हो जाएगा, असर्शन ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया है दैट प्रेशर ग्रेडियंट फॉर CO2 ट्रांसपोर्ट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पहले ये समझो टिश्यू में ही तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, फिर CO2 भी बनता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट हमें कहाँ से कहाँ करना है? हमें चाहते हैं कि CO2 जो है वो कहाँ से जाए, शरीर के अंदर से, टिश्यू के अंदर से वो बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाए। और एटमॉस्फेयर में कब जाएगा? जब हम उसको टिश्यू से ब्लड में ले जाएंगे, फिर ब्लड के फिर कहाँ जाएगा वो? एल्वेलाई, एंड देन वो एक्सपोर्ट हो जाएगा बाहर। तो प्रेशर का ग्रेडियंट जो होगा CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए वो
कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो, टिश्यू टू ब्लड। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट गैसेस डिफ्यूज फ्रॉम हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, रीजन बिल्कुल ट्रू है और ये असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों प्रेशर ग्रेडियंट CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए टिश्यू से ब्लड की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि गैसेस का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होता है, हायर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन दिया दैट अ राइज इन PCO2 H+ आयंस एंड टेम्परेचर शिफ्ट्स द HbO2 डिसोसिएशन कर्व टू राइट। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन या HbO2 डिसोसिएशन कर्व जो है एक सिग्मोइड शेप का कर्व होता है। यह राइट की तरफ कब शिफ्ट होगा, जब आप PCO2 मतलब प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को बढ़ा दोगे, H+ आयंस को बढ़ाओगे एंड टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। रीजन दिया दैट अ राइज इन PCO2 और फॉल इन pH डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। तो असर्शन एक्सप्लेन, जो रीज़न है ये एक्सप्लेन भी कर रहा है कि असर्शन को कि क्यों कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो PCO2 है अगर उसमें राइज कर दोगे या फिर फॉल कर दोगे pH में, देखो PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ाओगे या H+ आयंस को बढ़ाओगे और H+ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो pH इज इक्वल टू -log10 ब्रैकेट के अंदर H+। तो इस फॉर्मूला से भी हमें पता है कि जो H+ आयंस अगर ज़्यादा है तो pH कम हो जाएगा। तो राइज कर दो PCO2 में या फॉल कर दो pH में, तो जो ऑक्सीजन है उसका एफिनिटी क्या होगा, हीमोग्लोबिन की तरफ कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अब जो ज़्यादा है उसके साइड बाइंड करेगा, तो CO2 यहाँ पे ज़्यादा है तो वो CO2 के साथ बाइंड करेगा, ना कि ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी कम हो जाती है, इसीलिए ये जो कर्व है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन दिया है दैट अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी को हम लोग ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। इसके ये वाले साइड पे हम लोग विच इज योर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एंड एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर होता है। तो इसको ग्राफ को अगर प्लॉट करोगे मैथमेटिकली देखोगे तो सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन that every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है आपको, CO2 ब्लड नहीं लेना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेना है। तो हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को डिलीवर करता है नॉर्मल कंडीशन में। मतलब आप नॉर्मली हो, रिलैक्स मोड में हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई बहुत विगरस काम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, तो 5 ml ऑक्सीजन कहाँ होगा, टिश्यू को मिलेगा आपको नॉर्मल कंडीशन में। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट ये रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन क्योंकि क्यों एक सिग्मोइड कर्व टेंड होता है और एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का असर्शन दिया दैट एट द टिश्यू लेवल 70% ऑफ CO2 फॉर्म्ड फ्रॉम कैटाबोलिज्म इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट इन द RBCs। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि टिश्यू में क्या बनता है हमारा, और CO2 बनता है और यही CO2 जो है उसका 70% CO2 जो टूट के बना है कैटाबोलिज्म से, वो बाइकार्बोनेट की तरह आयंस की तरह RBC के अंदर ट्रैप हो जाता है और वो फर्दर कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, थ्रू द प्लाज्मा वो ट्रांसपोर्ट होता है टू एल्वोलाई, ताकि वहाँ से वो बाहर एक्सचेंज हो सके। और अगर CO2 की बात करें हम फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई, तो वहाँ से क्या होता है 7% जो है वो डिजोल्व इन प्लाज्मा होता है, इन द फॉर्म डायरेक्टली CO2 के फॉर्म में 7% डिजोल्व होता है प्लाज्मा में। 70% जो है वो बाइकार्बोनेट HCO3 आयन के फॉर्म में जाता है, प्लाज्मा के थ्रू बनता ही RBC में है, लेकिन ये प्लाज्मा के थ्रू फिर वो बाहर निकल करके बाहर जाता है, वो प्लाज्मा के थ्रू एल्वोलाई के पास जाता है और बाकी 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ बना लेता है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और उस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट एट टिश्यू लेवल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन RBC फैसिलिटेट्स द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर फ्रॉम बाइकार्बोनेट।
तो असर्शन जो रीज़न है वो सही होता कि टिश्यू लेवल पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लाज्मा में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है विच इज़ अ जिंक कंटेनिंग एंजाइम, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ये आरबीसी के अंदर। ये क्या फैसिलिटेट करता है कि ये CO2 से वाटर बने बाइकार्बोनेट से नहीं, ये गलत दिया है। यहाँ पे क्या होता है CO2 और वाटर मिल करके बनाते हैं हमारा कौन, कार्बोनिक एसिड विच इज़ अ वीक एसिड H2CO3। वो फर्दर फिर इसके थ्रू कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस के थ्रू ये फिर बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन में ये टूट जाता है, ना कि वाटर एंड CO2 में टूटता है। तो रीज़न गलत है, असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन दिया है दैट द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसफिशिएंट या इनसिग्निफिकेंट। असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है रेस्पिरेटरी रिदम, मतलब जब भी हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना का जो रेगुलेशन है, जो मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो कि प्रेजेंट कहाँ है हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा में। यहाँ पे जो है वो प्राइमरीली किसके लिए वो होता है, सिग्निफिकेंट होता है CO2 और H+ आयन से, ना कि ऑक्सीजन से। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन में रेस्पिरेटरी रिदम में वहाँ इनसिग्निफिकेंट होता है। तो असर्शन ट्रू है। रीजन दिया दैट इंक्रीज्ड PCO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन इनपुट्स फ्रॉम कीमो रिसेप्टर्स कैन एक्टिवेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि कोई भी चेंजेस अगर आते हैं CO2 के पार्शियल प्रेशर एंड H+ आयन के कंसंट्रेशन में, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो बोलते हैं, वो सिग्नल करते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि वो नेसेसरी एडजस्टमेंट, बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एडजस्टमेंट करे। सांस बढ़ानी है, तेज़ लेनी है, कम लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारा एडजस्टमेंट ये सारे कीमो रिसेप्टर इनको डिटेक्ट करके किसको देते हैं, हमारे इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। इसीलिए रोल ऑफ ऑक्सीजन इनसिग्निफिकेंट होता है। CO2 एंड H+ का जो कीमो रिसेप्टर होते हैं वो इसके लिए एक्टिव होते हैं, CO2 एंड H+ के लिए, ना कि ऑक्सीजन के लिए। इसीलिए रोल ऑफ ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन दैट अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अस्थमा एक बीमारी है विच इज़, इसमें क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी होती है इन ब्रीदिंग, जिसके वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आपके जो गला है, जो मुंह है, उसके थ्रू आपको एक वीजिंग साउंड ऐसा करके एक आवाज़ निकलता है, तो इट इज़ अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया था अस्थमा अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इन्हीं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 15 का असर्शन दिया दैट एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि एम्फाइसीमा एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है, एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से ये डिजीज़ होती है, डिसऑर्डर होता है, इसी को हम लोग क्रॉनिक बोलते हैं। रीज़न दिया है दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ पल्मोनरी टिश्यू स्पेशली एल्वियोलर सेप्टा एंड फ्लैटनिंग ऑफ एल्वियोलर डक्ट्स अकर इन एम्फाइसीमा। रीज़न बिल्कुल ट्रू है। इसमें बताया है कि एम्फाइसीमा में होता क्या है, तो इसमें पल्मोनरी टिश्यू जो है, लंग्स वाले टिश्यू जो होते हैं, स्पेशली एल्वोलाई की जो सेप्टा है, वॉल्स बिटवीन एल्वोलाई, उसको सेप्टा बोलते हैं, और एल्वोलाई के डक्ट्स जो हैं उनको क्या, वो फ्लैट हो जाती हैं, जिसके वजह से ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है इन टिश्यूज़ में, एम्फाइसीमा होता है। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये क्यों एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया दैट न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन मॉडरेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। असर्शन गलत है, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर मेडुला में नहीं, पॉन्स में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को। तो असर्शन गलत है। रीजन दिया दैट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। तो असर्शन जो रीज़न है ये बिल्कुल ट्रू है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ये प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग के लिए, ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नंबर 7 जो कि बहुत
मज़ेदार सवाल है। इसका असर्शन दिया दैट इफ़ टू मेन एक्सपायर द सेम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन दे हैव द सेम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल सांस लिया उसके बाद आप कितना वॉल्यूम टोटल छोड़ सकते हो, एक्सपायर कर सकते हो। तो नॉर्मल सांस जो लेते हैं देते हैं दैट इज़ योर टाइडल वॉल्यूम, वो प्लस एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम वाला जो हवा है, जो सांस है, उसको भी छोड़ सकते हैं। तो दिस विल इंक्लूड योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV प्लस TV। यहाँ पे दिया कि दो मेन है, एक्सपायर कर रहा है सेम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब इसमें दिया है कि वो जो दोनों आदमी हैं वो नॉर्मल सांस लेने के बाद सेम वॉल्यूम ऑफ सांस छोड़ रहा है बाहर, मतलब जितना लिया उतना छोड़ा। इसका मतलब क्या? टाइडल वॉल्यूम उन दोनों का सेम है। टाइडल वॉल्यूम तो चलो सेम हो गया। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम फिक्स है और एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर यहाँ दिया दे हैव द सेम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, पर ये तो गलत हो जाएगा ना। भले ही उनका टाइडल वॉल्यूम सेम है लेकिन क्या उनका एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी सेम है? ज़रूरी तो नहीं कि एक आदमी जो एक्सपायर करने का जो क्षमता रख रहा है वो दोनों आदमी का सेम होगा, ये ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है एक्सपायर एक बहुत ज़्यादा कर दे, एक कम कर दे। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल गलत होना चाहिए कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दोनों में सेम नहीं होगा। भले ही टाइडल वॉल्यूम सेम है लेकिन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है जो कि इन दोनों आदमियों में अलग हो सकता है। तो असर्शन मेरे ख्याल से तो गलत होना चाहिए। रीज़न दिया दैट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो रीज़न भी गलत है क्योंकि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में ERV प्लस TV आता है टाइडल वॉल्यूम। तो मेरे लिए तो ये दोनों ही गलत है स्टेटमेंट। फिंगर टिप में दिया है कि असर्शन सही है, तो आई डोंट नो व्हाट, बट मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए कि दोनों ही गलत है। फिंगर टिप में दिया है इसका आंसर इज़ C। कमेंट्स में आप मेरे को इसका आंसर ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा।